ईरान से डील नहीं करना चाहता और उनसे जंग बंदी ख़त्म हो गई है। मेरा ख्याल है कि अमन मुआहिदा भी ख़त्म हो चुका है। ये बड़ा ऐलान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, जिन्होंने अनकरा में मीडिया से गुफ्तगू की, ईरान से मुआहिदा ख़त्म होने का ऐलान कर दिया। नाज़रीन, ये सच है कि MOU के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी दोनों तरफ से हो रही है। मुआहिदे से पहले और मुआहिदे के बाद भी तनाव की सूरत हाल बरकरार रही। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची हों या फिर ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ, सख्त बयानात उनकी तरफ से भी आते रहे। नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली ख़ामनाई ने भी कहा है कि दोस्तों के कहने पर वो ये मौका दे रहे हैं इस अमन मुआहिदे की या MOU की वो तौसीक़ कर रहे हैं। अमेरिका पर उन्हें एतमाद नहीं है। दूसरी तरफ इसराइल भी इस अमन मुआहिदे पर हमला करता रहा है। लेबनान में जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियाँ होती रही हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान और कतर की कोशिशों से MOU पर दस्तखत हुए। आबना हुर्मुज़ खुली, जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त शुरू हुई, लेकिन यहाँ से फिर तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है। ईरान डट गया कि कंट्रोल उसका है, कश्तियाँ उसके बताए हुए रूट से जाएंगी, लेकिन अमेरिका नहीं माना। उसने मुतबादिल रूट फराहम किया तो ईरान ने यहाँ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला किया और फिर जंग वाली सूरत हाल ही वापस आ गई है। अमेरिका के ईरान पर ताज़ा हमलों का फैसला 3 दिन पहले हुआ। अमेरिका का मौक़िफ़ था कि MOU के आर्टिकल 5 की खिलाफ वर्जी पर अमेरिका ने ईरान में 80 टारगेट्स को निशाना बनाया। इससे पहले 26 और 27 जून को ओमानी रास्ते पर चलने वाले 2 जहाज़ों पर हमलों के बाद अमेरिका ने ईरान के जनूबी साहिल पर हमले किए और फिर जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी अड्डों की तरफ मिसाइल दागे। 28 जून को दोनों ममालिक ने आर्जी तौर पर लड़ाई रोक दी। 1 जुलाई को कतर में दोनों के दरमियान बिलवास्ता तकनीकी मुज़ाकरात हुए। 7 जुलाई को आबना हुर्मुज़ में मज़ीद 3 बहरी जहाज़ों पर हमले हुए, जिनमें कतरी और सऊदी टैंकर्स भी शामिल हैं। इन हमलों के बाद अमरीका ने ईरान के ख़िलाफ़ बड़े फ़ज़ाई हमले शुरू किए। सेंटकॉम के मुताबिक अहदाफ में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क्स और पासदारान इनकलाब की 60 से ज़ायद छोटी कश्तियाँ जो हैं उनको टारगेट किया गया। ईरान और अमेरिका में ये वैसे तय हुआ था कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जनाजे के दौरान हमला नहीं किया जाएगा, एक मुकम्मल अमनबंदी रहेगी। गो अमेरिकी सदर ने जनाजे को निशाना बनाने की धमकी दी, मगर जनाजे पर हमला नहीं हुआ, ईरान पर हमला हो गया और अमेरिका की तरफ से ईरानी तेल की फ़रोख्त पर पाबंदी भी लगा दी गई है। आर्जी रियायत जो दी गई थी वो वापस ले ली गई है, जबकि सदर ट्रंप के बयान के बाद तेल की कीमत उसमें बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। स्टॉक मार्केट्स क्रैश करती हुई या डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ 8 जुलाई यानी आज के दिन ईरान ने भी अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब दिया है और ईरान के हमलों के बाद बहरीन और कुवैत में सायरन्स गूंज उठे। ईरान की जानिब से बहरीन और कुवैत पर 85 मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। एक अमरीकी ड्रोन जो है उसे तबाह करने का भी दावा किया जा रहा है। उधर कुवैत ने ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में तबाह करने का दावा किया है। तो सूरत हाल वही है जहाँ कुछ दिन पहले हुआ करती थी, MOU साइन होने से पहले हुआ करते। दोनों ही फ़रीक जहाँ एक तरफ मुज़ाकरात को आगे लेकर चलने की बात करते हैं, वहीं साथ ही साथ जो है एक दूसरे पर हमलावर भी हैं। स्पीकर जो हैं ईरानी बाक़िर कालिबाफ, वो ये वाज़ेह पैगाम दे चुके हैं कि धौंस धमकी और भत्ताखोरी का दौर जो है वो अब ख़त्म हो चुका है। वहीं मसूद पज़ेश्कियान भी रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बयानात दे रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप आपको पता है कि किस तरह से ऑन एंड ऑफ स्टेटमेंट्स देते रहे, जिससे मामला डीरेल होता, फिर संभलता, फिर डीरेल होता। इस सब को डिस्कस करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जमील अहमद खान साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक तनाजुर में कि जो MOU है उसके ख़त्म होने का अमेरिकी सदर ऐलान कर देते हैं, वहीं साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि अमन मुआहिदा जो है वो नहीं। ये एक रूटीन का बयान है या इसे इस ख़ास तनाजुर में देखा जाए कि नेटो की इंगेजमेंट्स हैं और वहाँ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है? एग्जैक्टली इसको डिकोड करना है तो करना किस तरह से है ट्रंप के इस रीसेंट बयान को? इसको डिकोड करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मिजाज को समझा जाए डोनाल्ड ट्रंप के, और ये पूरी दुनिया तकरीबन समझ ही गई है। और जिसको मैं अपने अंदाज में जो बयान करता हूँ वो कुछ इस तरह है कि घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। तो ये एक मामले में नहीं, वो ग्रीनलैंड के मामले में भी ऐसा हुआ, नेटो के मामले में भी ऐसा होता रहा। ये ईरान की तहजीब जब ख़त्म की जा रही थी तो उस मामले में भी ऐसा ही रहा। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें कि इसकी मिसाल दी जा सकती है। अपने मुल्क के मामला चलाने में भी तो उनका एक अंदाज है, उस अंदाज को उसी तरीके से लेना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये बात इतनी सिंपल भी नहीं है। मैं बहुत सारे प्रोग्रामों में
इसका तस्करा करता रहा हूं और सारी दुनिया को इल्म है कि इजराइल की मंशा, इजराइल की ख्वाहिश और इजराइल की कोशिश ये है कि किसी न किसी तरीके से ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहे। और इजराइल तो जब बकौल हिलरी क्लिंटन के, जो कि उन्होंने महीना कबल बयान दिया, वो कहते हैं कि वो तो शुरू से ही जब डेमोक्रेट की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी कोशिशें जारी थी इजराइल की कि किसी तरीके से ईरान पर चढ़ाई कर दी जाए। हमने नहीं ये किया, हिलरी क्लिंटन कहती हैं। और अब वो मनाने में कामयाब हो गए डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जब माने तो उस वक्त हालात दूसरे थे। उस वक्त तखमीना यही था, वार प्लान जो पेश किया गया था नेतन्याहू की तरफ से 13 उसको अप्रैल को, तो उसमें यही बताया गया था कि ये तो बस चंद दिनों की बात है और ये खत्म हो जाएगा मामला सारा, और ये ऑपरेशन भी खत्म हो जाएगा, 5-6 दिन है, हालात चेंज हो जाएंगे, रिजीम चेंज हो जाएगी वगैरह वगैरह। तो वो तो दलदल बन गया। उस दलदल में चले अमेरिका तो फंस गया अपनी जगह पर। अच्छा, इसमें सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन इसमें एक इसका पहलू ये भी हो सकता है कि अमेरिकी सदर, क्योंकि जाहिर है एक कारोबारी शख्सियत हैं और तेल की बंदिश को लेकर भी उन्होंने कहा जी हमारे पास ज़्यादा तेल है वगैरह वगैरह। अब जब वो तुर्की में थे तो जाहिर है वहाँ F-35 स्टेल्थ तैयारों का मामला था, वो तुर्की के साथ उनके जाहिर है कारोबारी ताल्लुकात और मामलात भी हैं। तो इसराइल की एक ख्वाहिश को उन्होंने पूरा नहीं किया, वहाँ सैंक्शंस हटाने और वो डील का ऐलान किया, और दूसरी तरफ ईरान को जो है वो ये मैसेज दे के कि MOU ख़त्म हो गया, वो इसराइल को उन्होंने दोबारा इंगेज भी कर लिया। तो वो मिडवे मिलते हैं और सबको थोड़ा थोड़ा कुछ बांट कर जो है वो राज़ी रखने की कोशिश करते हैं। ये भी उनकी एक अजीब सी स्ट्रैटेजी है। जी, वो बिल्कुल एक बार्गेनिंग पोजीशन में हमेशा रहना चाहते हैं। और उसके अलावा उससे हटकर एक बात है जो कि अमेरिकन कह रहे हैं इसको, कि रातों रात लोग दौलतमंद भी तो इसी तरह हो रहे हैं। अभी ये तलखी पैदा हुई, ऑयल के प्राइस से पहले लोगों ने फॉरवर्ड बाइंग कर ली है। इसी तरह स्टॉक्स के मार्केट के, तो वो पहले भी जब ईरान पर हमला होने वाला था तो ये बात अमेरिकन अखबारों में छप चुकी है कि बड़े बड़े जो उनके अकाबरीन है रिपब्लिकन के, उन्होंने शेयर्स ले लिए थे डिफेंस प्रोडक्शन के, और डिफेंस में जो इंफॉर्मेशन होती है जी होती है। तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद है ये वो एक पहलू है। दूसरा इसका जियो पॉलिटिकल पहलू ये है कि ज़ाहिर एक दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क, उसका कमांडर इन चीफ फौज का जो कि सदर होता है, वो अपना कुछ तो वजन दिखलाएगा। और उसके बाद वजन दिखाने के बाद, क्योंकि आपने इस तरह बयान किया, वो एक बिजनेस पर्सन है, वजन दिखाने के बाद वो कहते हैं कि चलो मैंने रियायत दे दी, क्या क्या याद करोगे, तहजीब व तमद्दुन को मिटाना था उसको भी छोड़ दिया उन्होंने पाकिस्तान की मीडिएशन की वजह से, एक मरतबा नहीं 2 मरतबा। तो अब भी महसूस यही हो रहा है कि चंद दिनों की आगे पीछे और ताखीर के साथ ये टॉक्स दोबारा मुझे शुरू होती नजर आ रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे लॉजिक क्या है, मंतिक क्या है, इसके पीछे मंतिक मंदरजा झेल है। नंबर 1 तो ये है कि दुनिया ने तकलीफ देख ली कि किस किस्म की तकलीफ आ जाती है दुनिया में, माशी तकलीफ, और किस किस्म की अजियत दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ता है। फिर उसको छोड़ें, अमेरिका की अपनी बात कर लें कि जिस तरीके से रेटिंग नीचे जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की और रिपब्लिकन की, क्या वो तो क्या वो इस चीज के मुतामिल हो सकते हैं? जवाब है नहीं। जब नहीं मुतामिल हो सकते तो इसका मतलब यह है कि बार्गेनिंग वाला मामला आ जाएगा और फिर वो अपना जोर दिखला रहा है अमेरिका। एक सवाल ये बुनियादी तौर पे होता है कि वो जो सिविलाइजेशन को मिटाने वाली बात थी, वहां तक एक भरपूर हमले थे दोनों तरफ से, एक तरफ से हमला, एक तरफ से जवाब। फिर उसके बीच में एक तात्तुल आया, पाकिस्तान ने, दीगर सालिसों ने कोशिशें की, फिर MOU तक मामला आ गए। जो कल रात को जो एक्टिविटी हुई है 80 और एक तरफ से 85, ये दोबारा उस पहली वेव की शिद्दत पे चले गए। अब यहाँ डिप्लोमेसी का, यहाँ सिफारतकारी का, सालिसी का, सहूलतकारी का मार्जिन बहुत बारीक नहीं रह जाता, या बहुत मुश्किल या ट्रिकी नहीं हो जाता? नहीं, देखिए ये मामला तो, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि दुनिया का दौरे हाजिर का ये सबसे कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। अच्छा, जब क्योंकि सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसीलिए पाकिस्तान ने इसका बीड़ा तो उठाया, लेकिन है ये काफी मुश्किल काम, और इसीलिए पाकिस्तान की पज़िराई हो रही है कि इतने मुश्किल काम को सर अंजाम देने के लिए पाकिस्तान ने ये बीड़ा उठाया और उसे खुश असलूबी से अंजाम दे रहा है। यहाँ तक कि दुनिया के काफी ममालिक ने मिलकर, जिसमें अमेरिका शामिल, सऊदी अरेबिया शामिल, तुर्की शामिल, इजिप्ट शामिल, कि उन्होंने पाकिस्तान से कहा, और पाकिस्तान ने लीबिया में भी मीडिएशन का काम गो के बैक चैनल से डिप्लोमेसी से शुरू कर दिया है, जो कि मंजराम पे आ जाएगा तो उस पर बाद में भी बहस की जा सकती है। फिलहाल जिस टॉपिक को आपने लिया है, ये तो मैं मिसाल दे रहा था, तो इस जिस टॉपिक को लिया, यस ये मुश्किल काम था, यस ये कॉम्प्लेक्स मैटर है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको निभाया, बाकी ममालिक ने पाकिस्तान का साथ दिया, चाइना, रशिया समेत,
तो और बाकी खलीजी ममालिक। तो ये मामला भी जो आपको 14 निकाती मामला में, अब असल मामला देखें, कॉज ऑफ वॉर क्या थी? इनरिचमेंट। उस एग्जैक्टली। वक्त तो हरमुज की बात किसी ने नहीं की थी। अब कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वॉर जो है वो दैट हैज बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉज ऑफ वॉर, दैट इज हरमुज, स्टेट ऑफ हरमुज। तो स्टेट ऑफ हरमुज इसलिए कि इसकी अफादियत और अहमियत का ये तुर्क का पत्ता, ये जो एटम बम जैसा एक उनके पास जरिया जिससे कि पूरी दुनिया को वो मुतासर कर सकते हैं, पूरी दुनिया इस मामले में ज़ाहिर है वहाँ उनका अपर हैंड था और उन्होंने वो चीज़ प्रूव भी की है। खैर ये कि यहाँ पर दोबारा हमले शुरू हो चुके हैं, इस बीच सालिसी को लेकर बहुत ज़रूरी सवालात हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। एहतशामुल हक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और ज़ाहिर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्लामाबाद इस वक्त सारी सूरत हाल में एग्जैक्टली क्या कोशिशें कर रहा है और क्या अपडेट्स हैं। एहतशाम साहब थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बुनियादी तौर पे जाहिर है वो सिविलाइजेशन को ख़त्म होने वाली बात हो या MOU तक आना हो, पाकिस्तान का किरदार बड़ा वाज़ेह नुमाया है। ये जो हमले हो रहे हैं ये पहली वेव वाली शिद्दत ही है। अब एग्जैक्टली पाकिस्तान कितना प्रोएक्टिवली काम कर रहा है, क्या खबर है आपके पास? देखिए उबैद, दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। पहली मैं आपको ये बताऊं कि ये सारी सूरत हाल, एक तो ये देखें वो क्या कहते हैं, टॉक फाइट भी हो रही है और पीछे टेक्निकल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और अल अरेबिया ने तो डेट दे दी है कि जी ये 11 जुलाई को मुलाकात होगी इस्लामाबाद में। कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद 11 जुलाई को ना हो, 14 जुलाई तक चला जाएगा। अब अहम बात यह है कि जिसको कहते हैं ना दोनों थक गए। अब जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान की, पहले मैं आपको बता दूं, ईरानियन ने पाकिस्तान को बड़ा वाज़ेह तौर पे बताया कि हमारी मुश्किलात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। उसकी वजह यह है कि ईरान के पास उबैद कैपेसिटी जो है ना वो 15 लाख बैरल से ज़्यादा की नहीं है। तो सूरत हाल इस वक्त हो गई है कि वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ तेल का ज़ख़ीरा करने के लिए 12 से 20 दिन है हमारे पास, क्योंकि प्रोडक्शन 15 लाख बैरल की हो रही है। तो वो तेल किधर जाएगा, कहाँ उसको स्टोर करेंगे? एक ये मुसीबत बन गई उनके लिए। ऊपर से ईरान जो 2 दिन के बाद फिर उन्होंने अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिए कि तेल दो ईरानी नहीं बिक सकता। एक तो ये है उबैद के ईरान की बहुत बड़ी मजबूरी है कि ये अब तेल को बेचना है तो हम क्या करें। दूसरा ये कि उनकी इकोनॉमी की सूरत हाल बहुत बिगड़ गई है। लेटेस्ट आज के देखें उनका तो $1 जो है ना 18 लाख ईरानी रियाल के बराबर हो गया है। क्लैप्स हो रही है इकोनॉमी, स्टैगफ्लेशन आ गई वहाँ पे। उनका सेंट्रल बैंक बार बार उनको कह रहा है कि भाई ये लड़ाई अब सस्टेन नहीं हो सकती, आपको अमन की तरफ जाना चाहिए। तो एक तो जो पैगाम रसानी हो रही है बड़ी वाज़ेह तौर पे, आपने देखा कि इस वक्त न्यूयॉर्क में है हमारे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, उन्होंने वाशिंगटन जाना है। एक तो पैगाम रसानी उन्होंने किया ऑन बिहाफ ऑफ वाशिंगटन पहले की है और गए थे वहाँ पे ईरान, और वहाँ पे जाके उन्होंने बताया कि जी ये जो मामला जो बहुत दूर चला गया है, हमारी भी ज़रूरत है कि जंग बंदी हो जाए, क्योंकि डेमोक्रेट्स भी बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए हैं, जंग के बहुत ज़्यादा लोग खिलाफ है, 65% लोग खिलाफ है। फिर दोबारा से ऑयल प्राइसेस उबैद बढ़ना शुरू हो गए हैं, ऑयल कंपनी जो है ना उन्होंने चलाना शुरू कर दिया है। तो इनका है कि किसी तरीके से जंग बंद हो और मामला ख़त्म हो। ये दिखाने के लिए बयानबाजी हो रही दोनों तरफ से, लेकिन दिखाने के लिए बमबारी तो नहीं होगी ना? देखिए बात है कि वो बमबारी जिस लेवल की लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगी। लड़ाई फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस बंद है। सिर्फ यही है कि आप उनके शिप पे हमला करते हैं, वो आप उनके शिप पे हमला कर देते हैं। अब इसको जो पैगाम है, मेरी इत्तला ये है उबैद, जो पैगाम वहाँ पे लेके गए हैं कि जी ईरानी भी चाहते हैं कि इस मसले को ख़त्म किया जाए, और बयानबाजी हम भी नहीं करते, प्रेजेंट भी ना करें, तो दिन में 2-3 दफ़ा ट्वीट करते हैं ये मामला ख़त्म हो जाए तो एमिकेबली इनको हल कर सकते हैं। और ये कम्युनिकेशन, एहतशाम साहब, ये कम्युनिकेशन बुनियादी तौर पे कल रात का जो सारी कार्रवाई है अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से, उससे पहले तक की है, या ये आप उस सारी डेवलपमेंट के बाद का भी मरहला इसमें शामिल करके बता रहे हैं? इसमें बाद का मरहला भी आ गया है। देखिए बाद का मरहला ये है वैद के सफारती ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि जी सऊदी अरब इस जंग से बहुत परेशान हो गया है। अब सऊदी अरब जो है ना उसने कहा है कि जी हम इसका रीजनल सोल्यूशन निकालते हैं, और इस ओरिजिनल सोल्यूशन को निकालने के लिए सऊदी अरब प्लान कर रहा है कि एक बड़ी समिट बुलाई जाए और उसमें ईरान को भी शामिल किया जाए। देखिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उबैद के ईरान को भी शामिल किया जाए। कतर और सऊदी अरब का रवैया बिल्कुल डिफरेंट हो गया है, वो चाहते हैं कि ईरान के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज किए जाएँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि पिछले हफ्ते GCC ममालिक से जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा रूबियो की हुई थी ना, दैट डिड नॉट गो वेल, वो सारे के सारे जो इत्तलात हैं कि वो परेशान हैं। उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे उनको कह दिया कि जी आप नाकाम हो गए हमें सिक्योरिटी देने के लिए,
लिहाजा हमें एक सिक्योरिटी का नया आर्किटेक्चर बनाना है। वो आर्किटेक्चर जो बन रहा है वो पाकिस्तान में बन रहा है, और इसमें आप देख लें इनपुट सऊदी अरब की है, बाकी इन ममालिक की भी है। चाइना भी यही चाह रहा है कि जंग बंद हो ताकि उसका भी तेल निकलना शुरू होती है, उसको भी बड़ी परेशानी है। एक तो बड़ी खबर यह है कि जो मैसेजिंग हो रही है कि जी जंग को बंद कर दिया जाए, बयानबाजी बंद कर दी जाए, और अमेरिका के खिलाफ इतने ज्यादा जो लोग हो गए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प चाहते हैं कि इसकी वापसी हो। ठीक है, मिड ये टर्म खबर इलेक्शन भी है, मिड टर्म इलेक्शन भी है, दूसरा इम्पीचमेंट का भी उन्हें बहुत खतरा पड़ गया है। तो लिहाजा ये है कि जी इसको किसी तरीके से 11 ना या 14 को आके इस्लामाबाद में बैठे और ये नीति गिरती दो इशू पे बात बनी है। एक तो वही है अपना न्यूक्लियर का मामला, दूसरा वो जो है एहसास और पाबंदियों की बात है। देखिए दूसरी बड़ी खबर इसमें उबैद ये है कि जो इस वक्त बैक ट्रैक और बैक चैनल अपना बातचीत हो रही है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोगों की, वहाँ पे एक खबर आई है कि जी हिंदुस्तान को सिर्फ इंडियन एयरलाइन को $500 मिलियन का सालाना नुकसान हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि एयर स्पेस खोल दी जाए जो पाकिस्तान हर माह उनको कहते हैं कि हमने इसको जारी रखना चाहिए। तो दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जी ये अगर इसके बदले में इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना वो हम जो है ना वो सस्पेंड जो किया है ना उसको खत्म कर देंगे। खबर ये है कि पाकिस्तान उनको कह रहा है कि ये शर्त हम नहीं मानेंगे, इंडस वाटर ट्रीटी आप तो यूनिलैटरली पहले खत्म करें, ये फिर मसला आएगा, आप इसको इसके साथ नथी मत करें, ये तो लड़ाई का हिस्सा। आपने भी ये स्पेस बंद की हुई है, ईस्ट वाली हमारी, हमने इधर बंद की हुई है, ये इसमें हम अलहदा बात करेंगे। आप इंडस वाटर ट्रीटी जिस पे बहुत ज्यादा खतरा है कि जंग हो सकती है हम दोनों के दरमियान, आप इसको खत्म करें। तो कुछ इतलात तो उबैद यहाँ से आ रही है कि इंडिया का रवैया इस वक्त बदलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा सिर्फ इंडियन एयरलाइंस का तो $500 मिलियन का नुकसान है, तो बाकी ये पाकिस्तान के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और मैं इसको आइंदा आने वाले दिनों में इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है श्याम साहब आपने दिया, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।